हाँ, तो उस दिन हम लोग कहाँ तक देखे थे? थिन लीनियर वायर एंटीना का रेडिएशन पैटर्न देखे थे कि हर्ट्जियन डाइपोल की तरह ही आ रहा था। लैम्डा का डिफरेंट डिफरेंट लेंथ देखे थे, λ/2, λ/4, ये सब लेंथ पे देखे थे। तो हम देखे थे कि जैसे कि हर्ट्जियन डाइपोल में क्या होता था हमारे पास में, जिधर एंटीना का ओरिएंटेशन होता था उधर हमारा कोई भी रेडिएशन नहीं होता था। जैसा हम बताए थे कि जैसा हम बताए थे कि एट शेप की तरह बनता है उसका रेडिएशन पैटर्न, ऐसे बनता था, बताए थे कि एट शेप की तरह बनता है ऐसे। और इस जिधर हमारा ओरिएंटेशन होता है उधर क्या कहते हैं, कोई रेडिएशन नहीं होता है, इसके परपेंडिकुलर रेडिएशन होता है, ये हम बताए हुए थे। तो हम लीनियर थिन लीनियर वायर एंटीना में भी देखे कि हमारा क्या हो रहा था। थिन लीनियर वायर एंटीना में हमारे पास में जो बन रहा था रेडिएशन पैटर्न, एक मिनट, जो हमारे पास में रेडिएशन पैटर्न बन रहा था वो इस टाइप का बन रहा था कुछ। वो इस टाइप का बन रहा था हमारे पास में, ऐसा कुछ बन रहा था। ओहो, ऐसा कुछ बन रहा था हमारे पास में कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंटीना अगर हम लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के लिए, तो हमारे पास में वो तो बन ही रहा था, लेकिन इसके अकॉर्ड इसके जहाँ पे जिधर हमारा एंटीना का ओरिएंटेशन था उधर तो हमारा क्या कर रहे थे, कोई फील्ड, उधर कोई रेडिएशन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते थे तो हमारे पास में इसके अलावा एक दो लोब बनना और एक दो लोब बनना और शुरू हो गया था। ठीक है, तो हम देखे थे कि हम ये भी बताए थे कि जब हम एंटीना का रेडिएशन पैटर्न एनालाइज करते हैं तो हम ये बताए थे कि जो हमारा इक्वेशन आया था, तो उस इक्वेशन से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना थोड़ा टफ था। तो इसीलिए हम बताए थे हम क्या फाइंड करेंगे, नल्स फाइंड करेंगे। नल्स क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि उसको एनालाइज करना हमारे लिए आसान होता है। उस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उस तरह हमारा कुछ इक्वेशन आया था 2n+1 पाई करके कॉस थीटा का इक्वेशन भी आया था इसे पिछले लेक्चर में। तो उस हिसाब से हम रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ किए थे। तो हम ये एज्यूम किए थे कि दो नल्स के बीच में हमको क्या मिलेगा, एक मैक्सिमा मिलेगा, और उस हिसाब से हम रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाला, उस दिन हम थिन लीनियर वायर एंटीना का देख लिए थे कुछ कुछ केस, λ/2 का वैल्यू पुट करके, λ/4 का वैल्यू पुट करके। वैसा ही हर्ट्जियन डाइपोल की तरह ही आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा नैरो बीम आ रहा था। और एक केस में देखे थे जब हम लैम्डा लिए थे, तो हम ये वाला केस जो हम देखे थे, ये वाला केस हम लोग देखे थे, H=λ लिए थे। तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का बना था, कुछ एक मतलब एक दो लोब और बना था, और क्या कहते हैं, नल्स हमको मिला था इधर, जहाँ पे तो इधर तो हमारा नल्स था ही, जो हमारा इधर इधर जो हमारा एंटीना का ओरिएंटेशन है उधर तो हमको रेडिएशन नहीं मिलेगा, पता ही था। लेकिन क्या कहते हैं, जब हम H=λ लिए थे इक्वेशन में, उस इक्वेशन के हिसाब से, तो हम बताए थे कि एक दो लोब, यार म्यूट करो ना सबको अपना। तो हम बताए थे कि एक कौन था, हाँ, तो हम बताए थे H=λ लेंगे तो इस जो हमारा नल मिलता है और एंटीना के डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल नल। तो हम H=λ के केस में क्या देखे थे कि और भी हमको क्या कहते हैं, लोब मिल रहा था, और नल्स हमको इधर भी मिल रहा था और इधर भी मिल रहा था। तो मतलब ये तो फिक्स है कि जो हम ये एंटीना को डिजाइन करेंगे तो जिधर एंटीना का ओरिएंटेशन होगा डाइपोल के केस में, उधर तो हमको रेडिएशन नहीं मिलेगा, उधर हमको क्या मिलेगा, नल्स मिलेगा। वो हम हार्टिजियन डाइपोल से ही देख चुके हैं। लेकिन डाइपोल के केस में भी जब H=λ लेंथ लेंगे तो वो जो इक्वेशन आया था उसमें पुट करने के बाद हम देखे थे कि कुछ और भी पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास में, नल्स और भी एक दो जगह पे और हमारा नल्स आ रहा था। नल्स ही हम क्यों देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना टफ था। तो इसीलिए हम लोग नल्स निकालते हैं कि जहाँ पे जीरो हो जाए। तो जीरो को निकालना आसान है, तो जो हमारा cos θ = 0 के टर्म में इक्वेशन आया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके हिसाब से हम लोग निकाल ले रहे हैं।
तो हम ये देखे थे कि जब हम एंटीना का हाइट थोड़ा सा बढ़ाएं तो हमको एक एक नल और यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, और ये प्रिंसिपल नल, ये तो हमारा एंटीना के डायरेक्शन में तो रेडिएशन होगा ही नहीं, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल नल, ये नल तो हमारा एग्जिस्ट ही करेगा। तो यही हमारा आगे का जो तो हम लोग डायपोल के लिए देख लिए, हर्टिजन डायपोल देखे, उससे कंपेयर करके हम लोग थिन लीनियर वायर डायपोल का हम लोग देख लिए, जिसमें कि लैम्डा का डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के लिए हम चेक किए उस इक्वेशन में वैल्यू डाल करके कि नल हमको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। अगर एक से अधिक नल मिल रहा है तो हम देख लेंगे कि दो नल के बीच में एक मैक्सिमा होता है, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमा भी मिल गया ज़्यादा। तो मतलब हम एच इक्वल टू लैम्डा का केस लिए थे, तो हमको इस ये दोनों नल तो हमको मिल ही रहा था, इसके अलावा एक नल यहाँ भी मिला था, एक नल यहाँ भी मिला था, तो हम बोले थे कि दो नल के बीच में एक हमारे पास में क्या एज्यूम करेंगे, एक मैक्सिमा एज्यूम करेंगे। यहाँ नल है, यहाँ नल है, तो इस दो नल के बीच में हम क्या बताए थे, एक मैक्सिमा हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ नल है और यहाँ नल है, ये नल है और क्या कहते हैं, ये वाला नल है, तो इस दो नल के बीच में हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो यही फंडा बताए थे कि रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करने का हम लोग क्या करते हैं, नल फाइंड करते हैं। नल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जीरो हो। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फाइंड करना आसान होता है इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास सिंपलर इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के रूप में, जिसको कि हम cos थीटा जो भी हमारा था उसको इक्वेट करके उस हिसाब से इक्वेशन लिख करके हम लोग नल्स फाइंड कर सकते हैं। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं और हम जान कि दो नल्स के बीच में हमारा एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एच इक्वल टू लेमडा केस में जब उसको वैल्यू हम पुट करेंगे, इससे पिछला लेक्चर में देखिएगा, तो एक ये दो नल्स तो था ही और एक ये दो नल्स भी हमको मिल रहा था। जब ये दो नल्स मिला तो मतलब दो नल्स के बीच में एक मैक्सिमा भी होगा, तो इस तरह का कुछ हमारा रेडिएशन पैटर्न हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जनरलाइज रेडिएशन पैटर्न। तो किसी भी एंटीना के लिए हम लोग थिन लीनियर डायपोल का देख लिए, हर्टिजन डायपोल का देख लिए, तो किसी भी जनरल रेडिएशन पैटर्न में हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीना जनरली वी रिक्वायर कंपेरेबल रेडिएशन मैकेनिज्म। तो अगर हम अब हर्टिजन डायपोल का हम लोग रेडिएशन पैटर्न देख ही लिए, थिन लीनियर वायर का रेडिएशन पैटर्न देख ही लिए, उसमें लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू लेकर के, जब लैम्डा का दो वैल्यू के लिए तो बिल्कुल सेम हर्टिजन डायपोल की तरह ही आया था पैटर्न, दो ही नल्स हमको मिल रहा था, लेकिन जब एच इक्वल टू लेमडा पुट किए तो हमको दो नल और मिल रहा था, तो हम लोग एज्यूम किए कि दो नल के बीच में एक मैक्सिमा होता है। तो इस तरह हम लोग पैटर्न देख लिए थे। लेकिन अगर आगे कोई भी एंटीना हम डिजाइन करेंगे तो क्या बता रहा है कि व्हेन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीना जनरली वी रिक्वायर कंपेरेबल रेडिएशन मैकेनिज्म। तो कोई भी अगर हम एंटीना डिजाइन करेंगे तो उसका जो रेडिएशन मैकेनिज्म होगा उसको हम इसी डायपोल एंटीना का जो हमारे पास पैटर्न आया है उसी से कंपेयर करके हम लोग उसको उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। जो हमारे पास में बेसिक रेडिएशन पैटर्न आया यहाँ पे, तो हमेशा किसी भी एंटीना का जब भी हम रेडिएशन पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो वो एक कंपेरेबल रेडिएशन मैकेनिज्म होगा। मतलब उसको डिफरेंट, ये जो हमारा बेसिक एंटीना है उसके कंपेरिजन में ही हम उसको कंपेयर करके उसके रेडिएशन पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ डाइपोल वी हैव ऑब्जर्व मोर नल्स आर प्रेजेंट अदर देन प्रिंसिपल नल्स। तो ये तो हम बता दिए कि जिधर हमारा एंटीना ओरिएंटेड है उधर तो हमारा रेडिएशन होता ही नहीं, तो हम हर्टिजन डाइपोल में भी देख लिए थे। लेकिन जब एच इक्वल टू लेमडा देखे डाइपोल के केस में तो हमको एक नल यहाँ भी मिला, एक नल इधर भी मिला, तो हम ये देख लिए कि जब मोर देन वन नल्स मिल रहा है तो दो नल्स के बीच में एक मैक्सिमा होगा, तो उस हिसाब से हम देख लिए कि इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा। तो हम बता दिए कि अब किसी भी एंटीना का अगर हम लोग रेडिएशन पैटर्न देखेंगे तो क्या करेंगे, उसको कंपेरिजन करके ही हम लोग दूसरे एंटीना से देखेंगे। तो क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर रेडिएशन पैटर्न वन एंटीना टू अदर क्वांटिटेवली। ठीक है, तो मतलब एक्यूरेट कितना क्वांटिटी में, मतलब कितना क्वांटिटी से वो रेडिएशन पैटर्न दूसरे एंटीना से डिफरेंट है होता है, उसको हमको क्या कहते हैं, एनालाइज करना थोड़ा टफ होता है। कि एग्जैक्ट हम अगर देखना एक रेडिएशन पैटर्न को दूसरे एंटीना के रेडिएशन पैटर्न से कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट क्वांटिटी में कि कितना क्वांटिटी, मतलब उसका क्वांटिटिव एनालिसिस करेंगे तो वो डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब टफ डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कंपेरेबल एनालिसिस करते हैं, तो हम बता ही दिए। तो कंपेरेबल एनालिसिस करने के लिए हम लोग कुछ नॉर्मलाइज करते हैं, कुछ इफेक्टिव विड्थ या कुछ नॉर्मलाइज वैल्यू लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंपेयर करते हैं। तो वही नॉर्मलाइज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किया गया है रेडिएशन पैटर्न में, उसको हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रेडिएशन पैटर्न का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशन करना टफ होता है। So we can only say by viewing the radiation pattern that one antenna has certain maximum radiation in particular direction or nulls in particular direction. अभी हम देख लिए हैं कि जब भी हम किसी एंटीना का देख रहे हैं रेडिएशन पैटर्न, तो हम एग्जैक्ट पहले क्या पता कर सकते हैं, एक तो हम ये पता कर सकते हैं कि नल्स कहाँ पे है, और जब नल्स पता चल गया तो हमको ये भी पता चल गया कि दो नल्स के बीच में एक मैक्सिमा होता है, तो हम उसका मैक्सिमम रेडिएशन, तो हमारे पास क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं जनरली,
तो नल्स फाइंड कर सकते हैं और किधर इलेक्ट्रिक मैक्सिमम रेडिएशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्वांटिटिव एनालिसिस अगर कंपेयर करना है तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कहाँ पे नल्स है कहाँ पे मैक्सिमा है। तो उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू लेते हैं और कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कंपेरिजन करके दूसरे एंटीना का पैरामीटर या रेडिएशन पैटर्न को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख ले, वी कैन ओनली से बाय व्यूइंग द रेडिएशन पैटर्न that one antenna has certain maximum radiation in particular direction and nulls in particular direction। हम बता दें कि सिर्फ नल्स देख सकते हैं, नल्स फाइंड करते हैं, और जब नल्स फाइंड कर ले तो दो नल्स के बीच में एक मैक्सिमा होता है, तो मैक्सिमा और नल्स को हम लोग देख सकते हैं किसी भी एंटीना का। बट वी वांट सम क्वांटिटिव मेजर ऑन द बेसिस ऑफ एंटीनास कैन बी कंपेयर्ड। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्वांटिटिव मेजर भी चाहिए कि कैलकुलेशन करने लिए कि दूसरे एंटीना से कंपेयर करेंगे तो कितना कितना अमाउंट से वो डिफरेंट है उससे। तो उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक यूज करते हैं जो कि एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को डिफाइन करता है, वही हम देखेंगे। तो जनरल रेडिएशन पैटर्न वुड लुक लाइक इज ए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जनरल रेडिएशन पैटर्न में क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। इधर मैक्सिमा मिला, इधर नील्स मिला, तो एक ओवरऑल जो, वो तो हम देख लिए कि हमारे पास नल्स मिला और मैक्सिमा मिला, लेकिन एक जनरलाइज रेडिएशन पैटर्न जो हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब जनरलाइज रेडिएशन पैटर्न देखते हैं किसी एंटीना का, तो वो हमारे पास में क्या होता है, एक तो हमारा होता है मैक्सिमम रेडिएशन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, जिधर हमारा मैक्सिमम रेडिएशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इधर क्या है मैक्सिमम रेडिएशन, मतलब इसमें क्या है, इस डायरेक्शन में, इधर ये जो पूरा प्लेन है, अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो ये पूरा प्लेन जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पूरा प्लेन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। और यहाँ पे हमको नल्स मिला मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हमारा कोई रेडिएशन का फील्ड नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए हमको नल्स मिला, यहाँ पे मान लीजिए हमको नल्स मिला, यहाँ पे नल्स मिला, यहाँ पे नल्स मिला। तो अब हम बता रहे हैं कि दो नल्स के बीच में हमारा एक मैक्सिमा होगा, तो हम यहाँ पे एक मैक्सिमा शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमा है, ये जो हमारा मेन बीम है, इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रेडिएशन पैटर्न में जो हमको एक मैक्सिमा मिलता है, वो मैक्सिमा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिधर की मैक्सिमम पावर हो। और हम ये भी बताए कि थे कि दो नल्स के बीच में हमको मैक्सिमा मिलेगा, तो ये सब जो मैक्सिमा मिल रहा है, ये मैक्सिमा, इसके कंपेरिजन में जो मेन मेन बीम है, मेन, इसको हम लोग बोलते हैं मेन बीम, इसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो इसके कंपेरिजन में क्या है, इसका वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, बहुत छोटा है, लेकिन ये भी हमको क्या मिल रहा है, दो नल्स के बीच में एक मैक्सिमा मिल रहा है। लेकिन इस मैक्सिमा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हम बताए थे कि दो नल्स के बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो एक जनरलाइज रेडिएशन पैटर्न जो होता है, उसमें हमारे पास में क्या होता है, नल्स होता है, एक एक हमारे पास में मैक्सिमम मेन मेन बीम होता है एंटीना का, जिधर क्या होता है, मैक्सिमम पावर रेडिएट होता है, मतलब मैक्सिमम पावर मतलब उधर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पावर किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई स्क्वायर से रिलेटेड है, पॉइंटिंग वेक्टर से हम लोग जानते हैं। तो मतलब जिधर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब भी हम रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करेंगे, तो एक हमारा मतलब एक जिधर मैक्सिमम पावर होगा या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके साथ साथ हमारे पास में क्या होगा, नल्स होगा, और उस नल्स के बीच में हमारे पास में फिर मैक्सिमा होगा, लेकिन वो जो मैक्सिमा होगा उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और वो मेन बीम के कंपेरिजन में बहुत कम होगा, ना के वैल्यू। तो अगर हम आइडियल केस देखें, अगर हमको कोई डायरेक्टिव एंटीना डिजाइन करना है, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शनल एंटीना डिजाइन करना है कि इस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम पावर रेडिएट करे, मान लो हमको एक एंटीना बना है, इसको हमको डिजाइन करना है कि इस पूरा प्लेन में ये पूरा इस इधर क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर रेडिएट करे, तो हमारा कोशिश क्या होगा, ये जो लोकल मैक्सिमा हो जाए, लोकल मैक्सिमा यहाँ पे मिल रहा है, इस सब इसका वैल्यू क्या हो, बिल्कुल कम हो, ना के बराबर हो, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेडिएशन इस दिशा में हमको मिलेगा। ऐसा ही आप देखते भी होंगे मोबाइल वोबाइल के केस में भी, अगर आप ट्रेवल करते होंगे तो देखते होंगे तुरंत में आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा टावर मिल रहा है, तुरंत थोड़ा सा दाएं बाएं गए जहाँ पे हमको नल्स मिल रहा है, वहां पे सीधा टावर गायब हो गया। या कहीं पे देख रहे हैं कि एक टावर आ रहा है, दो टावर आ रहा है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस में आपको बहुत चीज, जैसे अभी हम अपने घर में ही है, इस रूम में मेरा 4 टावर आ रहा है, जस्ट ऊपर जाएंगे तो पूरा, इस रूम में मेरा 2 टावर आ रहा है, ऊपर जाएंगे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो चारों का चारों टावर आएगा, और बगल वाले रूम में जाएंगे तो एको को टावर नहीं आता है, तो वहां पे हमको क्या मिल रहा है, नल्स मिल रहा है। जहाँ पे फुल टावर मिल रहा है उधर हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम बीम मिल रहा है रेडिएशन पैटर्न का। और जहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो लोकल मैक्सिमा, ये सब जो है साइड लोब, ये हमको मिल रहा है टावर का, मतलब रेडिएशन का जो फील्ड मिल रहा है।
आप देखते होंगे कि तुरंत यहाँ से इस पार गए, जैसे वहां भी क्वार्टर में होता है, मेरे रूम में एको गो टावर नहीं आता है, जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं चारों टावर आ जाता है। तो वहां पे वही जो एंटीना का जो बीम आ रहा है रेडिएशन पैटर्न, तो वहां पे उस रूम के पास में मैक्सिमम पावर वाला ये जो पूरा प्लेन है ये आ रहा है, तो कैच कर ले रहा है। जिधर मेरा रूम है वहां पे क्या मिल रहा है, नीचे वाला में मेरा फर्स्ट रूम है, वहां पे क्या मिल रहा है, हमको नल्स मिल रहा है, हमको एको गो टावर नहीं कैच करता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा होता है, रेडिएशन पैटर्न एक्चुअली जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो लोकल मैक्सिमा होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइड लोब, और जो ये हमारा मेन बीम होता है जिधर मैक्सिमम पावर रेडियस पावर जो हमारा होता है, पावर जिधर ट्रेवल करता है, जिधर मैक्सिमम पावर हमको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन बीम ऑफ एंटीना और मेजर लोब। और इसको हम लोग माइनर लोब्स भी बोलते हैं या फिर साइड लोब भी इसको हम लोग बोलते हैं। और बीच में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये नल्स मिल रहा है, यहाँ पे नल्स मिल रहा है, यहाँ पे नल्स मिल रहा है। नल्स मतलब खुद एक थोड़ा भी पावर रेडिएट नहीं कर रहा है, नल्स मिल रहा है। ये आप प्रैक्टिकली भी देखते होंगे मोबाइल के केस में, कहीं जाते होंगे तो बिल्कुल टावर नहीं मिलता होगा, फिर तुरंत बगल में गए तो पूरा का पूरा फुल टावर आ रहा है, कहीं कहीं पे एगो दुगो आ रहा है। तो वही जो लोब सब मिल रहा है, हमको मेन बीम मिल रहा है, कहीं पे हमको माइनर माइनर लोब मिल रहा है, कहीं पे बिल्कुल हमको नल्स मिल रहा है। ठीक है, तो we can see in between two nulls a local maxima is present. They are called minor lobes or side lobes of radiation pattern. We can say electric field is locally maximum between two nulls. तो हम बताए थे कि दो नल्स के बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, तो इस ये जो हमको मैक्सिमम मिला है इसको हम लोग बोलेंगे लोकली मैक्सिमम, क्योंकि इसका मैक्सिमम का वैल्यू इसके सामने में क्या है, मेन बीम के सामने में कुछ नहीं है, बिल्कुल नगन है। और जब भी हम डिजायर हाईली डायरेक्शनल एंटीना डिजायर करेंगे तो हमारा कोशिश ये रहेगा जो साइड लोब जो बन रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा बने, एकदम छोटा बने, मतलब उधर कोई भी पावर वो उधर ना जाए, मैक्सिमम पावर हमारा उधर जिधर हम चाहते हैं डिजायर डायरेक्शन में उधर ही हमको मिले। ठीक है, तो बट द मेन बीम विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं, उधर जो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोले, और जो छोटा छोटा माइनर लोब बल रहा है दो नल्स के बीच में उसको हम लोग क्या बोले, लोकल मैक्सिमा, कंटेन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द रेडिएशन। तो क्या होता है, जो हमारा पास जो मेन बीम होता है वही हमारा क्या करता है, मैक्सिमम पावर ऑफ रेडिएशन पैटर्न उसमें होता है उस रेडिएशन का। So we can say the lobe or beam, we can say the lobe or beam in which maximum power is going is called main beam of the antenna. तो पूछेगा मेन बीम ऑफ द एंटीना क्या होता है, या फिर मेजर लोब बोले या मेन बीम बोले। तो मेन बीम ऑफ एंटीना क्या होता है, जिसमें हमारा मैक्सिमम पावर इज गोइंग, मैक्सिमम पावर उसमें हमारा रेडिएट कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, मेन बीम ऑफ एंटीना। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स देखिए। फॉर द एप्लीकेशन we may require the directional antenna in the sense we want to transmit power only in particular direction। तो क्या होता है, किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही चाहते हैं कि पूरा का पूरा पावर रेडिएट करे। तो उस केस में क्या होगा, हम चाहेंगे कि बहुत कम माइनर लोब्स बने, उसमें जो लोकल मैक्सिमा बन रहा है वो ना बने, और सारा का सारा हम किधर किधर पावर रेडिएट करें, जो हमारा डिजायर डायरेक्शन है उधर हम डिजायर मतलब उसको ट्रांसमिट करें। So for that cause, side lobe should be as low as possible and most of the field must concentrated on the main beam और मैक्सिमम पावर डायरेक्शन। तो ये बता रहा है कि साइड लोब में हमारा बिल्कुल कम से कम पावर हो, और मैक्सिमम पावर कहाँ पे हो, हमारा जो मेन बीम है मतलब जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोले हैं उधर हो। और वो जो साइड लोब्स था वो क्या था, दो नल्स के बीच में मैक्सिमा आता है, तो वहां पे हम क्या बोले थे कि लोकल मैक्सिमा वहां पे आ रहा है, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आ रहा है वो किधर आ रहा है, जिधर हमारा मेन बीम रेडिएट करेगा। So if we use antenna for broadcasting application, then the main beam should be as wider as possible so that it can cover the maximum area। तो ये जो मेन बीम है हमारे पास में, ये मेन बीम एक्चुअली इसको हम लोग 2 डायमेंशन में बनाया है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, 3 डायमेंशन में। इसको 3 डायमेंशन में एज्यूम कीजिए, ये तो बनाया है 2 डायमेंशन में, लेकिन एक्चुअली क्या है, 3 डायमेंशन में है। तो ये पूरा का पूरा प्लेन जो है मेन लूप, या क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया हमारा कवर करे। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसको हम रेडिएट करना है तो हम क्या चाहेंगे, ये जितना का जितना ज्यादा फैला हो, ये वाला जो बीम है थोड़ा और मोटा हो। मान लीजिए हम चाहेंगे कि ये वाला जो बीम है, ये वाला जो बीम है हमारे पास में, ये चाहेंगे कि थोड़ा और मोटा हो, ऐसा हो। ठीक है, ताकि मैक्सिमम रेडिएशन कवर करे। और इधर क्या करते हैं, ये छोटा छोटा लोब इसका जो है, ये साइड लोब से इधर नल्स है, मान लीजिए इधर नल्स है। ठीक है, तो ये हम क्या चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वाला हमारा ज्यादा वाइड हो, 3 डायमेंशन व्यू में इसको एज्यूम कीजिए। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये वाला हमको ये हमारा वाइड हो। अगर हम
ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन में चाहेंगे तो ये जो लोग हमारा बन रहा है मेन लोग, ये क्या चाहेंगे हम, ये कि वाइडर हो, हमेशा हमारा कोशिश क्या रहेगा जो मेन लोग जो है वो हमारा वाइड हो। ठीक है, so that it can cover maximum area. For broadcasting applications, nulls are not desirable. तो जब हम ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, नल्स हमको नहीं मिलना चाहिए, मतलब जितना का जितना हमको, जिधर हमको रेडिएट करना है उधर हमको क्या मिले, मैक्सिमा ही मिले। द सेम रेडिएशन पैटर्न इज द ड्रॉ मेनी टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा रेडिएशन पैटर्न है ये हमारा क्या होता है, एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट में होता है। ये जो हमारा है ये पोलर कोऑर्डिनेट में, जब थीटा आपको दिख रहा है प्लेन में, एक्चुअली इसमें फाइव भी है, फाइव भी हमारे पास में है, फाइव इधर से हम दिखाए थे, ये थीटा हमको प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर ड्रॉ कर रहे हैं तो थीटा दिखा रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल व्यू में देखेंगे तो हमारा फाइव ही होगा। तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और हम लोग जब 2 डायमेंशन में ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखाते हैं रेडिएशन पैटर्न में, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो कि उसके सिमेट्रिक होता है। तो वो जो हमारा डायरेक्शन होता है, वो जो हमारा ड्रॉ किया हुआ है पैटर्न, वो हमारा क्या है, पोलर पोलर कोऑर्डिनेट में। तो उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि मतलब थीटा वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे थीटा में हमारे साथ क्या था, थीटा और फाइव ही था पोलर कोऑर्डिनेट में, लेकिन अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ थीटा दिखाते हैं जो एंगल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया। तो जहाँ जहाँ पे नल्स मिला है हमको, यहाँ पे नल्स मिला, इसको पांचवा नल्स है, ये दूसरा नल्स है, ये पहला नल्स है, ये चौथा नल्स है, तो वहाँ पे हम लोग इसको जीरो दिखा देंगे। और थीटा नॉट पे हमको क्या मिला है, मैक्सिमम मिला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम दिखा देंगे। तो देखिए वो जो डायग्राम है पोलर कोऑर्डिनेट में, उसी को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन में ड्रॉ किए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस थीटा। पोलर में थीटा फाई सब कुछ आ जाएगा, फाई भी हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये थीटा थीटा नॉट दिखा दिए मैक्सिमम, यहाँ पे जहाँ पे हमको पहला नल मिल रहा है, नल वन, नल थ्री मिल रहा है, यहाँ पे नल वन मिल रहा है, यहाँ पे नल टू मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे नल मिल रहा है। तो इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं कभी। हाँ मानस बोलो क्या बात है। मैं सर मिस्टेक से हो अच्छा, गया था सर। ठीक है ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं, एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वर्सेस थीटा, जिसमें हम जो नल पॉइंट है उसको हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे दूसरा नल है, यहाँ पे पहला नल है, यहाँ पे पांचवा नल है, यहाँ पे चौथा नल है। तो इस तरह से हम लोग, और यहाँ पे मैक्सिमम था थीटा नॉट पे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग दिखा दिए। तो ठीक है, इफ वी लुक एट द रेडिएशन पैटर्न वी कैन एक्सट्रैक्ट सर्टेन पैरामीटर फ्रॉम द रेडिएशन पैटर्न। अगर हम रेडिएशन पैटर्न को देखते हैं तो कुछ सर्टेन पैरामीटर को क्या करते हैं, हम रेडिएशन पैटर्न से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो so the different antenna can be compared on the basis of direction of their main beam। हम क्या बताए थे अभी कि जब भी हम एंटीना का, दूसरे एंटीना का देखेंगे रेडिएशन पैटर्न, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ही करेंगे। और कंपैरिजन में हमको क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव कम नहीं कर सकते, हम एक सिंपल व्यू कर सकते हैं। लेकिन हमको क्वांटिटेटिव भी चाहिए, तो क्वांटिटेटिव के लिए हम लोग बाद में क्या करेंगे, कुछ नॉर्मलाइज करेंगे और उस हिसाब से हम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, सो द डिफरेंट एंटीना कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ देयर मेन बीम। एक्चुअली हमारा कहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है, जो मेन बीम है उधर ही हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। साइड लोब क्या है हमारा, अनडिजायरेबल है, नल जो आता है वो भी हमारा अनडिजायरेबल है। तो एक्चुअली अगर दूसरे एंटीना के साथ हमको उसका मतलब पैटर्न हमको कैलकुलेट करना है, तो उसको कंपेयर, जो भी पार्ट हम कंपेयर करेंगे, तो कौन सा पार्ट कंपेयर करेंगे, जनरली हम लोग जिधर हमारा मेन बीम है उसी पार्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे, और उस हिसाब से कुछ पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जैसे कि डायरेक्टिविटी, रेडिएशन इंटेंसिटी, और भी बहुत सारा पैरामीटर है जिसको कि हम लोग डिफाइन करेंगे रेडिएशन पैटर्न से। सो वी हैव पैरामीटर डायरेक्शन ऑफ द मेन बीम। डायरेक्शन ऑफ द मेन बीम में क्या क्या है, थीटा नॉट भी है और फाई नॉट भी है। 2 डायमेंशन में देखें तो सिर्फ थीटा था, लेकिन 3 डायमेंशन में देखेंगे तो हमारा पोलर फॉर्म में उसमें थीटा भी आएगा और फाई भी आएगा। नॉर्मली वी कंपेयर रेडिएशन पैटर्न, वी डिफाइन सर्टेन रिफरेंस डायरेक्शन एसेंशियली। Normally, we compare radiation pattern. We define certain reference direction. Essentially, we give the direction of maximum radiation. तो को है हम एक certain reference point define करते हैं। अगर हमको compare करना है radiation pattern को,
तो हम एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं और जहाँ पे वी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, और वहाँ से हम दिखाते हैं कि हमारा क्या है, इधर मैक्सिमम डायरेक्शन जो है हमारा रेडिएशन का है। Second thing, we can see from the radiation pattern what is the angular sector over which effective beam is illuminating in the region. Second thing, we can see from the radiation pattern what is the angular sector over which the effective beam is illuminating. बताते हैं अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, आगे वाला ही पॉइंट देख लेते हैं. So there is a various possibility if we go to the nulls, radiation will be, if we go to the nulls there are various possibility, if we go to the nulls radiation will be 0. ठीक है, तो हम ये तो देख ही दिए कि जहां अगर नल्स की तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेडिएशन हमको 0 मिलेगा. अच्छा, हम बताएं कि हम लोग कुछ एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं और रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं किधर हमारा मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है. तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. जैसे कि इस नल्स को हम लोग ले लिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, जैसे बहुत सारा नल हमारे पास में आ रहा है तो किसी एक नल को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. जनरली प्रिंसिपल नल को ही लेते हैं. डायग्राम कहाँ गया वो वाला, एक मिनट. हाँ, तो मान लीजिए ये वाला जो नल है, पांचवा नल जो है, इसको मान लीजिए कोई एक इसको हम रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर दिए. तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये थीटा प्लेनर एंगल है, थीटा ओरिएंटेशन में हम दिखा दिए कि थीटा नॉट है, और इस एंगल पे यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इस एंगल पे हमको मैक्सिमा मिल रहा है. तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो पांचवा नल है, उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट दिखा दिए और वहां से एंगल दिखा दिए यहाँ पे कि जो हमको मैक्सिमा मिल रहा है वो किस पे एंगल पे मिल रहा है, थीटा नॉट पे मिल रहा है. तो उसी तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते, इसको जो कार्टेशियन फॉर्म में ड्रॉ किए हैं, तो उसी तरह से ड्रॉ किए हैं इसको कि देख लीजिए यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे ड्रॉ देख लीजिए, सॉरी कहाँ चल जाता है. हाँ, तो यहाँ पे देखिए पांचवा नल्स पे हम लोग क्या किए, 0 डिफाइन कर दिए, फिर थीटा नॉट पे हम लोग मैक्सिमम दिखा दिया, और उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ नल मिला है तो किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेकर के हम क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमा है उसका हम लोग एंगल डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी नल्स को हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ द मेन बीम में क्या है हमारे पास में, थीटा नॉट भी आता है, फाई नॉट भी आता है. 3 डायमेंशन कंसिडर करेंगे तो 5 भी आएगा हमारे पास में. अच्छा, अब एक पॉइंट ये बताए थे यहाँ पे, जो हम बताए थे कि बाद में बताएंगे, कि second thing we can see from the radiation pattern what is the angular sector over which effective beam is illuminating in the region. ठीक है, मतलब हमको देखना है कि कौन सा एंगुलर सेक्टर है जहाँ पे हमारा इफेक्टिव बीम जो है वो रेडिएट कर रहा है. तो यहाँ पे एंगुलर सेक्टर कौन सा है, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हमारा ये रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ पे हम दिखाए थे कि यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे कोई रेफरेंस पॉइंट था यहाँ पे. अब यहाँ से हम एंगल दिखाए थे थीटा नॉट है यहाँ पे, थीटा नॉट. तो यहाँ थीटा नॉट पे अगर हम ये दिखाते हैं, यहाँ पे ये एक, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा एंगुलर सेक्टर है, ये जो एंगुलर सेक्टर है, तो इस एंगुलर सेक्टर, ये जो हमारा ये जो इस दो एंगल के बीच का जो एंगुलर सेक्टर है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, तो इस दो एंगुलर सेक्टर के बीच में जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों एंगुलर सेक्टर के बीच में second thing we can see from the radiation pattern what is the angular sector over which illuminating beam is effective beam is illuminating in the region. तो जो इफेक्टिव बीम है, मतलब जितना पार्ट है वो उस रीजन में, उस कौन से एंगुलर सेक्टर में वो है जो वो रेडिएट कर रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव बीम मतलब बीम का कितना पार्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगुलर सेक्टर में वो हम देखेंगे कि रेडिएट कर रहा है. तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका कैलकुलेट करने का कुछ तरीका होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं अभी. अच्छा, यहाँ पे देखिए, when we go very far away from the beams towards the null, ठीक है,
वी आर हैविंग ए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मैक्सिमम टू जीरो। ठीक है, वही बात बोल रहा है कि अगर हम व्हेन वी गो वेरी अवे फ्रॉम द बीम्स, अगर टुवार्ड्स द नल, अगर हम क्या कहते हैं बीम से नल्स की ओर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मतलब कहाँ जा रहे हैं कि मैक्सिमम से, और कहाँ पे जा रहा है मिनिमम पे। मिनिमम कहाँ पे, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इफ वी आर डिफाइनिंग द इफेक्टिव विड्थ इन द रेडिएशन पैटर्न, then it will be the region over which power is lies within 50% of its maximum value। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम तो ये बता दिए कि एक पर्टिकुलर एंगुलर सेक्टर हमको डिफाइन करना है, जहाँ पे हमको दिखाना है कि रेडिएशन, जहाँ पे हमको रेडिएशन को दिखाना है कि कौन से पर्टिकुलर एंगुलर सेक्टर में ये मैक्सिमम रेडिएशन दिखा रहा है। अच्छा, अब ये हम बताएं कि यहाँ पे इसमें अगर हम जो हमारा बीम है यहाँ से अगर हम चलेंगे तो हम ऐसा पॉइंट पे आएंगे, मान लीजिए मैक्सिमम से कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हमारा नल होता है वहां पे आएंगे। तो अगर हम इस जो हमारा रेडिएशन पैटर्न है यहाँ पे पूरा, इसमें हम लोग जनरली इंजीनियरिंग में क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। इफेक्टिव विड्थ का मतलब ये हुआ कि ये जो रेडिएशन पैटर्न जो यहाँ पे हमारे पास आया, तो हम लोग वहां तक का विड्थ इसका ले सकते हैं, जहाँ पे वहां तक का हम लोग इसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे इस विड्थ जो हमारा रेडिएशन पैटर्न है वहां पे, जहाँ पे इसका पावर 50% तक होता है। मतलब यहाँ पे हमारा पावर क्या है, मैक्सिमम है 100%, यहाँ पे कुछ कम रहा होगा, यहाँ पे कुछ कम रहा होगा, मानते हैं कि यहाँ पे 50% है। तो जहाँ तक इसका 50% आ रहा है पावर, तो वहां तक का जो विड्थ है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं रेडिएशन पैरामीटर फाइंड करने में। मतलब है कि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 100% मिल रहा है, पावर मैक्सिमम है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे आ गए हैं बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, नल्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और अगर मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट पे आए, यहाँ पे किसी पॉइंट पे आए, मान लो यहाँ पे, या फिर इसी साइड ले लो, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमको अगर मिल रहा है पावर 50% पावर, तो उस जहाँ पे हमको 50% पावर मिल रहा है, तो उस दो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे हमको 50% पावर मिल रहा है, मतलब यहाँ भी कुछ एंगल होगा, यहाँ पे हमको 50% पावर मिल रहा है तो यहाँ भी कुछ एंगल होगा। तो जहाँ तक हमको 50% पावर मिलता है वहां तक जो इफेक्टिव विड्थ है, ये जो हमारा बीम है उसका इफेक्टिव विड्थ है, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एंटीना के एनालिसिस में। 50% तक जहाँ पे हमको पावर मिल रहा है वहां तक जो हमारा एंगल आया, यहाँ पे मान लो कुछ एंगल होगा और यहाँ पे हमको 50% मिल रहा है पावर, यहाँ पे भी कुछ हमको एंगल होगा, यहाँ पे हमारा कुछ एंगल होगा जहाँ पे कि 50% पावर होगा। तो यही रेडिएशन पैटर्न में ये डिफाइन किया गया है। हम बताए थे कि क्वांटिटेटिवली मेजर करना बहुत कठिन काम है, ठीक है, क्योंकि हमको रेडिएशन पैटर्न में सिर्फ मैक्सिमा और क्या पता है, नल्स पता है। तो क्वांटिटेटिवली उसको मेजर करना बहुत टफ काम है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इफेक्टिव वाला काम करते हैं, इफेक्टिव विड्थ मतलब 50% के आसपास का वैल्यू देख करके और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, इफ वी आर डिफाइनिंग द इफेक्टिव विड्थ, मतलब वो जो एंगल जो था जहाँ पे 50% था, तो उस दोनों एंगल के बीच का जो विड्थ है, इफ वी आर डिफाइनिंग द इफेक्टिव विड्थ इन द रेडिएशन पैटर्न, देन इट विल बी द रीजन ओवर विच पावर लाइज विद इन द 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम रेडिएशन पैटर्न में कुछ इफेक्टिव विड्थ डिफाइन कर रहे हैं, मान लो इफेक्टिव विड्थ कहाँ पे डिफाइन करेंगे रेडिएशन पैटर्न में, अगर रेडिएशन पैटर्न का ये पूरा रेडिएशन पैटर्न है, इसका अगर हमको इफेक्टिव विड्थ डिफाइन करना है, इफेक्टिव विड्थ क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि रेडिएशन पैटर्न का क्वांटिटेटिव मेजर करना बहुत टफ काम है। हम बताएं, क्योंकि हमको सिर्फ मैक्सिमा और नल्स पता है, तो एक्चुअली हर एक पॉइंट पे तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, हमको सिर्फ मैक्सिमा पता है और नल्स पता है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इफेक्टिव बीम विड्थ। ये जो हमारा बीम है इसका इफेक्टिव विड्थ, ये पूरे बीम का। तो इफेक्टिव विड्थ कहाँ से कहाँ के बीच में लेते हैं, तो जहाँ पे जिस एंगल में, इसमें जहाँ जिस पॉइंट पे हमारा पावर क्या हो रहा है, 50% ऑफ पावर हमारा आ रहा है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ एंगल होगा, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 50% ऑफ पावर आ रहा है, यहाँ भी कोई पॉइंट होगा जहाँ पे 50% ऑफ पावर आ रहा है। तो ये दो एंगल का जो बीच का जो मतलब जो डिस्टेंस हुआ, जो मतलब जो वैल्यू आया दो एंगल के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव बीम विड्थ टर्म डिफाइन करते हैं, जो यहाँ पे थीटा 2, मान लो यहाँ पे कुछ थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 1 है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 या फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये जो विड्थ है इसको हम डिफाइन करते हैं और उसका वैल्यू क्या होता है, वो विड्थ